मेरा नाम अनिल सिंदूर है। आज मैं बात करने आया हूँ अमरीक सिंह दीप जी के यहाँ। उनके बारे में जानकारी लेते हैं। उनकी लगभग जो है ना 30-32 किताबें आ चुकी हैं। और आपने अपने कहानी के जो दौर में जो लिखना शुरू किया वो 84 के दंगों के बाद लिखना शुरू किया। वैसे तो 1960 में करीब इन्होंने अपनी कहानी की शुरुआत की थी, लेकिन 84 के बाद एक टर्निंग पॉइंट बना और उस समय इन्होंने अपनी किताबें लिखनी शुरू की। हमारे साथी हैं देव सिंह जी कबीर, जो हमारे सहयोगी के रूप में रहेंगे। और हम दीप जी से चाहेंगे कि वो पहले अपना परिचय देंगे पूरा, और उसके बाद अपनी कहानी की जो शुरुआत है, जो कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया और किन मोड़ों पर आकर वो जो है ना तमाम चीज़ों को उजागर कर पाए। और इसमें उनकी सफलता तो दिख ही रही है। 30-32 किताबें अगर आ चुकी हैं तो बहुत बड़ी बात है कि 84 के दंगों के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया, और उस समय उम्र क्या रखी रही, ये बहुत बड़ी बात है। तो अमरीक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें, अपना परिचय दें पहले और उसके बाद बात रखें। मेरा जन्म कानपुर में ही हुआ है। 12/473 ग्वालटोली कानपुर, तेजा सिंह के हाथे में मेरा जन्म हुआ है। और वो करीब 55-56 तक मेरा बचपन वहीं बीता है। उसके बाद हम यहाँ, हमारा मकान बन गया लाजपत नगर में, पिताजी ने बनाया तो हम लोग यहाँ आ गए। तो मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ और सन 2000 में सेवानिवृत्त हुआ। अब तक लगभग मेरी 30-32 किताबें आ चुकी हैं। और मेरी हिंदी साहित्य में हंस, कथा, देश, पहल, ज्ञान, नया ज्ञान होता है, हिंदी के लगभग सारिका जैसी सारी प्रमुख पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ आ चुकी हैं। तो और इसके अलावा मैं कविता, संस्मरण, व्यंग, ये समीक्षाएं, ये सब भी लिखता रहा हूँ। मेरे ऊपर अभी करीब 2 वर्ष पहले एक विशेषांक पे निकट कर आया था, जिसमें मेरे व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया था। आप पहले अमरीक सिंह बमराह नाम लिखते थे? नहीं, बमराह हमारी जो है कास्ट है। तो हम लिखते नहीं थे, क्योंकि हमारा जब भर्ती हुए थे या हम हाई स्कूल में, जब हमें स्कूल में डाला गया तो हमारे घर वालों ने हमारा नाम अमरीक सिंह बमराह लिखाया था। ओके, बमराह आपकी कास्ट। अच्छा, तो आपका परिवार पंजाब से कभी यहाँ आया था कि यहीं का व्यक्ति कन्वर्जन? पिताजी, देखिए, हमारे पिताजी सन 1935 में कानपुर आ गए थे। हम वो अभी पट्टीदारों ने वहाँ पे गांव, हमारा अमृतसर के पास, मजीठे के पास एक गांव है चंडे, वहाँ के हमारे पिताजी रहने वाले हैं। तो हमारे पिताजी को पट्टीदारों ने घर में चोरी करवा कर आग लगा दी थी। तो वो एकदम से, मतलब वो हो गए थे, आर्थिक रूप से बिल्कुल विपन्न हो गए थे। तो वो वहाँ के शाह से 20 रुपये उधार लेकर सन 1935 में कानपुर आए थे। यहीं उन्होंने लाल इमली में पहले नौकरी की शुरुआत की। उसके बाद वो कई स्थानों पर उन्होंने नौकरी की। अंत में वो CIGS से सेवानिवृत्त हुए थे। दीप का टाइटल आपने कब से लिखना शुरू किया? दीप का हमने शुरू से ही, जब से कहानी लिखना शुरू किया, 60 से कि 84 के बाद से? 84 के पहले 1960 से। अच्छा, दीप लिखना शुरू किया? दीप से ही मैंने लिखना, क्योंकि अपनी अमरीक सिंह तो बहुत होते हैं, तो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए ही मैंने दीप लगाया। ठीक। तो अब मैं जो टर्निंग पॉइंट आपका आया है 1984 के दंगों के बाद, तो ऐसा क्या हुआ जिसने आपको इस कहानी के रूप में आपको बड़ा कहानीकार बना दिया? सर, असल में सन 84 में हमारे फैक्ट्री में जो है, जैसे ही शाम को वहाँ खबर पहुँची है और हम जैसे फैक्ट्री से बाहर निकले हैं, तो उधर से एक खड़कड़े वाला आया और बोला कि सरदार जी कहाँ जा रहे हो? विजयनगर चौराहे पे दंगा हो रहा। तो हम लोग लौट कर फैक्ट्री के अंदर आ गए। फैक्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कहा कि हमें सुरक्षा से घर पहुंचाया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बैठिए ऑफिस में जाके, उसके बाद जो है
हम लोग आप ही व्यवस्था करते हैं। तो उसके बाद जो है क्या उसका नाम, ऐसे करते करते करीब 27 सरदार वहाँ एकत्र हो गए। ओके। इस तरह से करीब करते करते रात के 8 साढ़े 8 बज गए। तो वो हमारे वहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी ऑफिस के वाले को बोलते कि आप लोग जाके कैंटीन हॉल में बैठिए, वहाँ आपके भोजन की व्यवस्था होगी, और जब तक आपके सुरक्षित भेजने की व्यवस्था नहीं हो जाती तो आप वहाँ पे जाके जाए, क्योंकि नाइट ड्यूटी आने वाली है। नाइट ड्यूटी आएगी तो आप लोग प्रति कुछ हिंसक हो सकती है। तो आप लोग वहाँ, तो हम लोग वहाँ जाके बैठे हैं कि रात के 8:45 बजे से जो रात ड्यूटी शुरू हुई है, और कैंटीन के चारों तरफ भीड़ एकत्र होना शुरू हो गई। उसके करीब 9 बजे से लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया कि अरे सरदारों, तुमने हमारी माँ को मार डाला, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यानी ये जो फैक्ट्री के साथी ही थे हाँ, वो आपके साथ फैक्ट्री वही लोग ये व्यवहार कर वही रहे थे। लोग, और उन्होंने लोहा लंगड़ ईंट पत्थर जो भी था वो सारे कैंटीन के दरवाजे बंद थे, उसमें मारना फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद भीड़ ने जो है दरवाज़ा तोड़ दिया आगे वाला, और अंदर घुस गई, और वो जो है सबको पकड़ कर करके मारने लगी। तो मतलब तो हम लोग जो है तो वहाँ कैंटीन हॉल में जो खाली ढीके 15 किलो वाले डिब्बे थे, उससे अपना बचाव करते रहे कि उससे ढाल की तरह उसका इस्तेमाल करते। जिस समय आप लोग कैंटीन में बंद थे, आपकी छुट्टी शाम को हो गई होगी और रात तक आप वहाँ पर रहे, तो आपको अपने घरों की भी चिंता हो रही है? हाँ, बिल्कुल घरों की चिंता थी, लेकिन उस वक्त तो जान पे बनी हुई थी। तो ये था कि मतलब जान किसी तरह बचाई जाए। घर की चिंता तो सताई रही थी कि कैसे हम क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, कैसे हम घर पहुँच पाएंगे। तो उस तक दिमाग एकदम से सन्नाटे में आ गया था कि ये हो क्या रहा। हम तो मतलब इस देश को अपना मतलब हम भारतवासी थे, खुद को हिंदुस्तानी समझते थे। ये क्या हो रहा है कि क्यों हमको मारा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है। भाई एक उसने हमारे उसने एक वो किया, तो हम उसके दोषी थोड़ी हैं। जो दोषी है उसको आप पकड़िए, हमको क्यों मार पूरे समुदाय को, पूरे समुदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बहुत हमारे दिल में बहुत गहरा आघात लगा, और मुझे लगा कि ये उसके बाद रात को मिलिट्री आई, वो हम लोग को रात 2 बजे बचाकर ले गई, और उसने हमें योगी नगर नटराज टागिर के पीछे छोड़ दिया। वहीं पे करीब हमें एक हमारी फैक्ट्री के फोरमैन थे, उन्हीं के हम उन्होंने अपने साथ हमें अपने घर ले गए, और वहीं अगले दिन से कैंप की शुरुआत हो गई। और वहीं हम खड़े सोचते रहे कि ये क्या हो गया है। मतलब हम, ये हमारा देश नहीं है तो कौन सा हमारा देश है। हम कहाँ जाएँ, क्या करें, क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। भाई हम तो बता रहे ना कि हम तो जब बचपन में रामलीला भी देखते रहे, महीना भर तक रामलीला। जब स्वांग बनाए जाते तो होली में, तो एक बार हमको सीता जी भी बना दिया गया। तो हमको हमारे राम से क्यों जुदा कर दिया गया। हम कोई राम के शत्रु थे कि हमको राम से जुदा कर दिया गया और हमें यूँ मारा जा रहा है। आपके उस एक कहानी में आया है कि अग्निहोत्री ने आपसे कहा, चुप बे सरदार देश के गद्दार। ये बात मैं समझता बहुत पीड़ादायक लगी होगी जब आपको उसने इस तरह का कमेंट्स किया। हाँ नहीं, बिल्कुल हमें बहुत पीड़ा हुई गई। भाई हम गद्दार कैसे हो गए। हमने कोई देश के साथ कोई ऐसा काम तो किया नहीं कि हम गद्दार हो गए। हम तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो देश की सुरक्षा का सामान बनाती। हम तो देश की सुरक्षा का सामान बना रहे थे, हम गद्दार कैसे हो गए। ये पहली कहानी आपकी कब आई? ये सन 1988 में करीब आई थी। 4 साल बाद। कहाँ जाएगा सिद्धार्थ? कहाँ जाएगा सिद्धार्थ। ओहो, वो भी इसी पर्सपेक्टिव पे थी। हाँ बिल्कुल। वो तो हमने ये नहीं कि हमको जो वहाँ दंगे में मारा गया तो हम दूसरे वर्ग के संप्रदाय के खिलाफ हो जाए, अपने मन में वो रखे हो, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कोई भावना हमने नहीं रखी जी। और हमने अपने ही धर्म के विरुद्ध खड़े होकर, अपने ही धर्म की सांप्रदायिकता के विरुद्ध खड़े होकर ये कहानी लिखी, कहाँ जाएगा सिद्धार्थ। जिस कहानी में उस हमारे संप्रदाय के हमारी पत्नी जो
मतलब नायक की पत्नी जो है गुरुद्वारे जाती है, वहाँ उसको धर्मगुरु बताते हैं कि हमारे संख्या कम हो रही है, जनसंख्या की बहुत क्षति हो गई है, इसलिए हमारे वर्ग संप्रदाय के लोगों को अब और बच्चे पैदा करने चाहिए। तो हमें, और वो पत्नी घर आकर अपने पति से कहती है कि मुझे फिर से माँ बनना, जबकि वो 2 बच्चों की माँ और सिजेरियन है। और सिजेरियन में तो अगर आप तीसरा सोच भी नहीं सकते, तो हम उसको नायक पत्नी को समझाता रहा, लेकिन जब नहीं मानी तो वो घर से भाग खड़ा होता है। एक प्रश्न है कि 84 के दंगे में आप इतने हाथ हुए कि आपने कानपुर छोड़ दिया, लेकिन क्या नाम है उनका, लेखिका है तरुण गुजराल, हाँ तारण गुजराल, वो नहीं छोड़ के गए कानपुर? ऐसा नहीं, वो छोड़ के चली गई थी, हम नहीं गए, वो छोड़ के चली गई थी। अच्छा, वो छोड़ के गई थी, हाँ। आप नहीं गए। आपकी जो कहानी है का पूरा संग्रह है, कब आएगा अमृतसर? बिल्कुल आपने बिल्कुल वही 47 की याद उसमें ताजा हुई है कि जब लोग पाकिस्तान की तरफ से भाग रहे थे तो उनका एक पहला ही मुकाम था अमृतसर, कि हम अमृतसर कब पहुंचेंगे, और वही शायद आपने 84 में भी इस बात को महसूस किया, और इसीलिए शायद इस कहानी का संग्रह का शीर्षक आपका है कब आएगा अमृतसर। बिल्कुल ये होता है कि देखिए अब भी जो है न्यूज़ चैनल और ये जितने भी अखबार वगैरह हैं, तो वो कभी ना कभी खालिस्तानी उसका उछाल देते हैं, तो दिल में डर तो पैदा ही होता है। भाई हम तो इस देश के, इतने बड़ा देश है हमारा समुद्र, जी मतलब कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ उस देश में हम रहते हैं, हम कैसे खालिस्तानी वो हो गए। तो ये इस तरह के जो शोषे उछाले जाते हैं उससे बहुत चोट पहुँचती है, और अंदर से कहीं ना कहीं वो होता है। लेकिन जो इस ज़मीन का हमारे जुड़ाव है वो हमें कभी इससे कटने नहीं देता है। अच्छा, क्या ऐसा भी रहा है, मतलब पुराने समय में 50 के पहले तक, कि केवल उत्तर भारत का हिस्सा ही हिंदुस्तान कहलाता था, बाकी पंजाब या बंगाल अलग राज्य, हिंदुस्तान विशेषकर ये उत्तर भारत के हिस्से को दिल्ली के से जोड़ करके इस हिस्से को ही हिंदुस्तान माना जाता था, जिसे जहाँ तक पर हिंदी भाषी लोग ज़्यादा थे? नहीं, ऐसा तो मैं खुशवंत सिंह की किताबों में मैंने खूब पढ़ा इस चीज़ को। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पूरा अंग्रेजों के ज़माने से ही ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने ये सारा जीत के इतना बड़ा हिंदुस्तान हमको दिया है। हाँ, लेकिन ये काफ़ी अर्से तक इस बात में रहा है कि इस हिस्से को ही हिंदुस्तान खासकर तो रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से वो था, वो जो था वो पंजाब को जो है वो एक अलग वो माना जाता था, देश या राज्य जो भी। जी पूछिए। तो दीप साहब, आप जितनी भी कहानियों से गुजरे हैं, जो कहानियाँ आपकी आई हैं, उनमें कोई एक ऐसी कहानी है जो बहुत ज़्यादा आपको टचिंग महसूस होती हो, जो आपको बहुत दिल के करीब हो? कोई किताब हो ऐसी, कोई कहानी हो ऐसी? देखिए, सांप्रदायिकता के विरुद्ध जितनी भी कहानियाँ हैं वो तो सारी मतलब हमारे अंदर की जो पीड़ा है उसी के उद्गार हैं वो। जी। और जो हार्ट टचिंग, हमें तो कहाँ जाएगा सिद्धार्थ थी अपनी कहानी सबसे ज़्यादा हार्ट। ओके, जो पहली किताब आई थी आपकी? हाँ, पहली कहानी और पहला संग्रह उसी के नाम से आया था। क्योंकि हमारा जो एक मिशन है सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ना है, और हम वही हिंदुस्तान चाहते जो 84 के दंगे से पहले का था। जो उस दिन फैक्ट्री में हुआ, फैक्ट्री के साथियों ने आपके साथ किया, उसके बाद फिर जब आप अपने घर आए परिवार के साथ, इस तरह के फिर हादसे आपके सामने गुजरे? नहीं, उसके बाद भी हम जब भी रात ड्यूटी में जाते थे, और जो लोग हमको उस दिन 84 वाले दिन कैंटीन में बाहर हमको मार रहे थे, उन्हीं के साथ हमको काम करना, उन्हीं के साथ हमें सोना पड़ता था, तो अंदर बड़ा डर सा लगता था, बड़ा। और जब हम लोग बता रहे 15 दिन बाद जब हम लोग फैक्ट्री में गए, तो हमारा स्वागत कोई बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया गया। ऐसे किया गया जैसे कि जंगल में जो है, जंगल में कोई आ जाए तो सियार हुआ करते हैं, ऐसा हुटिंग ऐसी हुई थी हम लोग। कैसे काम कर पाते होंगे आप?
हाँ वही बताया ना, बहुत दिन तक काफ़ी अंदर तक जो वो मलाल होता रहा कि कैसे बड़े मतलब मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। हमने एक कहानी लिखी थी कि हम 84 के दंगे में हमारी फैक्ट्री के बाहर 3 सरदार जलाकर जिंदा मार दिए गए जी, थे। जी, जी। तो उनकी एक विधवा को जो है वहाँ नौकरी मिल गई थी। जी। अब वो वहाँ नौकरी उसको हॉस्पिटल में उसको पर्ची लिखने के लिए बैठा दिया गया था। और जो भी वो आदमी जो भी कर्मचारी उसके सामने आता था पर्ची लेकर, तो उससे लगता था यही मेरे पति का हत्या था। कितनी बड़ी बात है। और वो आकर रात में आती है, शाम को घर लौट कर और अपनी सास से कहती मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। तो ये किस जमीन कहानी है। आपने इतनी तकलीफ झेली, लेकिन फिर भी आपके मन में किसी के प्रति वैमनस्य नहीं है, नहीं, किसी ऐसा धर्म के प्रति, किसी नहीं व्यक्ति के प्रति? हमारे शुरू से ही वो रही है कि हम पढ़ते लिखते रहे, बचपन से ही पढ़ने का शौक स्कूल के दिनों से ही लग गया था हमें। तो पढ़ने की वजह से हमारा जो मानसिक स्तर है वो इन चीज़ों से बहुत आगे निकल गया था। और आपको अभी तक कुछ अवार्ड्स मिले हैं? अवार्ड से तो संस्थाओं के द्वारा, संस्थाओं सरकारी अभी नहीं, सरकारी गवर्नमेंट की अभी तरफ से कोई- नहीं शायद। सरकारी अभी कोई भी नहीं मिला है। तो जबकि डिजर्व करते हैं और आप, लेकिन शोर भाई 25 बिल्कुल। किताबें आ जाना हाँ। एक मामूली बात नहीं है भाई, और हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी मैगजीन है हमारी जिसमें न छपा हो। छपा हो। ये भी बहुत बड़ी बात है। साहित्यिक जितनी पत्रिकाएं हैं, अगर उसमें आप छप चुके हैं और प्रमुखता से छपे हैं, तो निश्चित बात है। वही हंस जैसी जो बहुत बड़ी पत्रिका। 1 नंबर की पत्रिका, उसमें बिल्कुल मेरी बिल्कुल बिल्कुल 16 कहानियां उसमें मेरी आ चुकी हैं। हो 16 कहानियां उसमें मेरी आ चुकी हैं। लेकिन क्या करें, उपेक्षा है तो उपेक्षा सह रहे हैं, क्या किया जाए भाई। हमारे ना तो अपना हम कोई अधिकारी है, ना हम कोई पूंजीपति है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति को ना सपोर्ट कोई है। अफसर है, तो हमारी कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं है, तो हमको कौन पुरस्कार देगा। पुरस्कारों के साथ और फैक्ट्री में काम करने वाले हम मामूली से कर्मचारी जी, हैं। जी, जी। तो लोग मजदूर और किसान की बात तो करते हैं, मजदूर और किसान का लेखन में भी बड़ा जिक्र होता है, लेकिन लेखक में भी जो है मजदूर किसान के लेखों को तरजीह उतनी नहीं मिलती, उतनी तरजीह नहीं मिलती। लगता है जैसे मुखौटे चढ़े हुए हैं, केवल मुलम्मा चढ़ा रखा है, बिल्कुल। अंदर से कुछ और है। अंदर से कुछ और है। धर्म को लेकर के आपकी क्या परिभाषा है? धर्म देखिए, धर्म ने ही इस देश का जो है, हमेशा से धर्म ने इस देश को गुलाम बनाया है। इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ देंगे। जो है ना कीमा कर डाला है एकदम से। आपने और भी हम तो तोड़ने तक पहुंचे, आपने कीमा तक कर दिया। इतने एक जात में इतनी जातियां क्या हैं। बात सच तो है। कीमा तो है ही। वही अंग्रेज आए जी। देखे हम, और वो 2-2.5 हज़ार थे और आए और हमारे ऊपर शासन का, क्योंकि हम बटे हुए इतने ज्यादा हम बटे हुए थे। जातिवाद के कारण हम इतने बटे हुए थे जी। कि हम एक हो ही नहीं सके। अगर हम एक पत्थर उठा के मार दिए हाँ, तो अंग्रेज का भी राज नहीं कर पाते हैं। इसी तरह मुगलों के साथ भी बिल्कुल हमारी आपसी फूट थी जो उसी का फायदा। जातिवाद ने हमें बहुत तोड़ा है और हमें बार बार गुलाम बनाया उसने। आप जो है ना राजनीतिक जो पहलू है वो ये है कि गड़बड़ हुआ है बीच में। अब आप क्या चाहते हैं कि वो सरकारें क्या करें ऐसा जो पूरी की पूरी जो समुदाय है उसको एक मरहम का काम करे? बस हमें पहले हमारा सन 84 के पहले वाला हिंदुस्तान हमें दे दे, बस हम और कुछ नहीं चाहते हैं। कुछ सलाह ऐसी हो जो वो सरकार को आप दे सकें? भाई सलाह यही है कि जो है, देखिए एक लेखक का जो लिखने का मूल मकसद जी, होता है जी, जी। वो अपने देश अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाना, बिल्कुल सत्य। तो हम चाहते हर चेहरे के कोई मुस्कान हो, हर पेट भरा हो, हर तन पे कपड़ा, हर सिर पे छत हो। तो हम बस यही चाहते हैं ऐसा हो जाए। हम जितना हमारे पास है, हम चाहते कम से कम इतना हिंदुस्तान के हर आदमी के पास हो जाए तो हम बहुत खुश होंगे। अच्छा, स्त्री विमर्श को लेकर के भी आपने काफी कुछ लिखा है, कुछ ऐसी विशेष रचनाओं के बारे में बताएं। नहीं, भाई स्त्रियों के साथ वास्तव में बड़ा अन्याय हुआ है। हम लोग तो अभी जाके सन 84 के बाद या आज़ादी के बाद से ये सांप्रदायिकता से प्रभावित हुए जी, हैं। जी। लेकिन स्त्रियां तो
जब से ये मतलब मनुस्मृति युग से ही स्त्रियाँ जो है वो शोषित और उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनको मतलब कई जगह उनको नंगा रहने पे विवश कर दिया जाता था, उनको देवदासी बना दिया जाता था। तो उनको मतलब व्यक्ति का भी समझा ही नहीं गया, तो उनको इंसान का भी समझा नहीं गया, उन्हें हमेशा दासी और भोग की वस्तु ही माना गया है। लेकिन आपके कहानियों में स्त्री पात्र सशक्त स्त्री पात्र आते कहानी हैं। वो बिल्कुल रिवोल्ट करते हुए तो पात्र। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? भाई हम लेखक अगर आने वाले कल की बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? बिल्कुल ठीक है। सिर्फ हमें अतीत का रोना नहीं रोना है, बल्कि एक दूरदर्शी बात है। हमने देखिए, हमने 12 कहानियां दलितों के ऊपर भी लिखी हैं। हमारी एक कहानी जो है नाचो जियार बैंड वालों के ऊपर है। बैंड वालों को नाचो जियार। नाचो जियार यार। अच्छा। हाँ, उसमें हमने ये दिखाया कि जातिवाद का मतलब वो एक बैंड वाला है, किस तरह वो मतलब उसके पिताजी मर जाते हैं और वो जो है वो घर से उपेक्षित हो गया, उन्हें ससुराल चला जाता है, और उसके बाद वो बैंड अपना एक बैंड बजाना सीखता है, बैंड कला करता है, और किस तरह उसके लोग चिरौरी करते हैं सारे लोग, क्योंकि एक ब्राह्मण भी आके चिरौरी करता है। नहीं, इतना बड़ा शगुन है वो है चल रहा है, तो हमारे लड़के की शादी है, कोई बैंड नहीं मिल रहा और तुम हमारे बैंड की व्यवस्था करना। वो बैंड की व्यवस्था करता है, तो बैंड में वही जितने भी उसके ब्राह्मण दोस्त हैं वो उसका जूठा बैंड ले लेके बजाते हैं। तो ये परिवर्तन मतलब ये हुआ है। तो स्त्री विमर्श हो गया, 84 का एक दौर हो गया, इसके अलावा दलितों पर भी आपने लिखा। इसके अन्य विषय क्या है आपके? अन्य विषय तो मतलब हमने लगभग सारे जो काला हांडी के भूख पर है शायद वो? हाँ, भूखमरी पे हमने कहानी लिखी। काला हांडी। कश्मीर की समस्या पे एक हमारी कहानी किरदार चुकी थी। लगभग सारे ही विषयों को हमने छूने की कोशिश की है। आप एक सफल राइटर हैं, बिल्कुल। आप अपने लिए किन को आदर्श के रूप में मानते हैं, लेखकों को या कवियों को? किन? देखिए, हमने तो बहुत पढ़ा है, मतलब हम तो जो प्रेम वाजपेयी और गुलशन नंदा और कुशवाहा खान से शुरू हुए थे, और क्या उसका नाम प्रेमचंद और प्रसाद और निराला से होते हुए ऐसे होते हुए रशियन लिटरेचर तक पहुंच गए। तो हमको पंजाबी के लेखक जो उर्दू के लेखक हैं बलवंत सिंह, वो हमें बहुत पसंद है। क्या कविताएं भी आपने लिखी हैं क्या? कविताएं खूब लिखी हैं हमने। छपी नहीं थी कभी? नहीं, छपी भी हैं। अच्छा। कमलेश्वर की गंगा पत्रिका थी, उसमें छपी कई जगह। अभी निकट नहीं, बुक फॉर्म में नहीं है आपकी कविताएं, बुक फॉर्म में। क्या कविताएं लगभग 300-400 हमने लिखी हैं। ओह, बहुत बड़ा। तो क्या कोई संग्रह आएगा कभी भविष्य में? किसी प्रकाशक से बात चल रही? हाँ, नहीं, सोच रहे हैं कि आए जी। असल में हम ये चाहते हैं कि हमारा कहानीकार जो है वो दब जाए, इसलिए कविताओं को इतनी प्रमुखता नहीं देते। कोई कविता सुना के दीप जी, कोई एक ऐसी रचना जो आपको बेहद पसंद हो, उसका आप सुना दें आप हमको, तो उसके बाद समापन किया जाए। हमारी एक छोटी सी कविता है जी। मैं जुगनू ही सही, अरी वो फौलादी रात आकर मैं अपनी संपूर्ण जिजीविषा अपने परों में भर कर उड़ूंगा, तो तुम्हारी काली अभेद छाती में एक छेद करके ही मिटूंगा। वाह वाह वाह। नए लेखकों के लिए आपका कोई संदेश? नए लेखकों को पढ़ना चाहिए और अनुभव करना चाहिए और यात्राएं करना चाहिए। घर में और ड्राइंग रूम में बैठकर कहानियां नहीं लिखी जा सकती। वाह, बहुत बहुत अच्छा। दीप जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी कहानियों की चर्चा की, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना क्या करेंगे। आप तो वास्तव में बहुत बहुत ही बड़े कहानीकार हैं, और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, यही कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।